हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राजेश बडारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी जने अच्छे होंगे और आप सभी की जो तैयारी है, चाहे वो आईए एग्ज़ाम की हो, प्रोग्रामर एग्ज़ाम की हो, अच्छे से चल रही होगी। मैं जो तैयारी करवा रहा हूं आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम और सेट एग्ज़ाम 2023 की करवा रहा हूं। ओके, तो मेरे ख्याल से आप सभी की तैयारी इस क्रम के अंदर, इस श्रृंखला के अंदर अच्छी चल रही है। हम करें 30 डेज क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आज जो हमारा दिन है वो 24th डे है। जी हाँ, कौन सा दिन है? 24वां दिन है हमारा। और हम लगभग आज 6 सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज, जो भी यूजीसी नेट के अंदर आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग। तो हम पढ़ रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 वीडियोस हमने देख लिए हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे आज जो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीक्वेंशियल सर्किट। क्या पढ़ने वाले हैं? सीक्वेंशियल सर्किट। इससे पहले मैंने आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है और उससे पहले के टॉपिक्स वो सारे पढ़ा दिए हैं। प्लीज़ उन वीडियोस को आप जाके देखिए, तो ही चीज़ें की आगे की आपको गणित समझ में आएगी। सर अभी सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है? देखिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर क्या होता है, जो आपका जो सर्किट होता है वो क्या प्रीवियस स्टेज के ऊपर डिपेंड होता है। क्या होता है आपका, इनपुट स्टेज के ऊपर डिपेंड रहता है। किसके ऊपर? इनपुट स्टेज के अंदर। तो ये क्या है आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसके अंदर आप जो भी इनपुट स्टेज देते हैं और फिर आपके क्या निकलता है? आउटपुट। तो जो भी आउटपुट निकलेगा, आपने इनपुट क्या दिया है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर क्या रहता है, आपके यहाँ पे एक एलिमेंट और रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेमोरी। क्या बोलते हैं? मेमोरी। मेमोरी क्या रहता है यहाँ पे? एक और कनेक्टेड रहता है एलिमेंट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है। ओके, तो सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर क्या था, आउटपुट आपकी इनपुट स्टेज के ऊपर तो डिपेंड रहता है। इसके अलावा आपके प्रीवियस स्टेज के ऊपर भी डिपेंड रहता है। ठीक है, आउटपुट क्या रहता है आपका? प्रीवियस स्टेज के ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, द एक्सटर्नल आउटपुट of a sequential circuit depends on external input and on present contents of memory element। भाई इसके अंदर ये बोल रहा है कि भाई आप जो इनपुट दोगे उसके ऊपर तो डिपेंड रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा आपका मेमोरी एलिमेंट के अंदर क्या कंटेंट है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। क्या रहेगा आपके? ये आउटपुट। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो इसके अंदर क्या देखेंगे हम, थोड़ा सा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी दी हुई है वो चीज़ें हम अब आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर शुरू से लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। तो इसके अंदर हम कुछ मोड देख लेते हैं ताकि इसको आगे आप चल के जब हम पढ़ने वाले हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मोड होते हैं, लेच मोड होता है ना। फिर आपके पास क्या होता है, देखिए लेच मोड होता है, ट्रांसपेरेंट मोड होता है। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 जो भी इसके दिए हुए हैं, एलिमेंट दिए हुए हैं, उनके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, कुछ देखिए फ्लिप फ्लॉप्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? फ्लिप फ्लॉप्स दिए हुए हैं। तो फ्लिप फ्लॉप्स आप सभी जने नाम सुन रखे होगा। फ्लिप फ्लॉप्स क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं बताइए आप मेरे को। देखिए हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप दिए हुए हैं ना, एक मिनट, हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप दिए 1 बाय 1 मैं उन फ्लिप फ्लॉप को बताऊंगा तो आप अच्छे से समझते रहिए। बिल्कुल शॉर्ट के अंदर जो पहला हमें फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है वो दिया हुआ है एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? ये आपके सीक्वेंशियल सर्किट का यूज़ करता है। किसका यूज़ करता है? आपके सीक्वेंशियल सर्किट का यूज़ करता है। तो यहाँ पे बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एसआर फ्लिप फ्लॉप, तो मान लीजिए ये है आपके एस और ये है आपके आर।
और मैं यहाँ जो गेट ले रहा हूँ, कोई सा भी गेट ले सकते हो, नॉर गेट ले रहा हूँ, और ये है आपका क्यू एन, और ये है आपका क्यू एन प्राइम, है ना, ठीक है। यहाँ पे क्यू एन, देखिए यहाँ पे क्यू एन क्या है, आपके प्रीवियस स्टेज। तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, इसकी फंक्शन टेबल बना रहा हूँ, डायरेक्ट क्या बना रहा हूँ, फंक्शन टेबल बना रहा हूँ। देखिए बहुत अलग अलग तरह की टेबल होती है, ट्रूथ टेबल होती है, फंक्शन टेबल होती है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल होती है। तो मैं शॉर्ट के अंदर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ देखिए आप, अगर आपने ये आपके एस आर और ये है आपके क्यू एन प्लस वन। ध्यान रखना क्यू एन प्लस वन का मतलब क्या हो गया, आपके नेक्स्ट स्टेट, और यहाँ पे सिर्फ क्यू एन का मतलब क्या हो जाएगा, आपकी प्रीवियस स्टेट या प्रेजेंट स्टेट जो भी पॉसिबल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। हम क्या देखेंगे, ये जो इनपुट दिए हुए इसके ऊपर आपका जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है किस तरीके से एक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, आपके क्यू एन, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनवैलिड स्टेट। क्या आ जाएगी, इनवैलिड स्टेट। देखिए समझ तो हम अभी टाइम नहीं समझने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, उसको आप याद करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्यू एन का मतलब क्या है, आपकी प्रेजेंट स्टेट। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट स्टेट, ओके। और क्यू एन प्लस का मतलब क्या है, नेक्स्ट स्टेट क्या होने वाली है। ये जो मोड है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मोड। क्या है ये, ट्रांसपेरेंट मोड, ट्रांसपेरेंट मोड, ओके। और यहाँ पे इस मोड को मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे लेच मोड। क्या बोल रहा हूँ, लेच मोड। क्या बोल रहा हूँ, लेच मोड। देखिए ट्रांसपेरेंट मोड के अंदर क्या होगा, जो भी आपकी सीट, ये क्या है, देखिए सेट और रीसेट, 2 बिट है, सेट और रीसेट, है ना। तो जो भी सेट बिट आपकी अगर ऑफ होगी तो आपके पास ऑफ आ जाएगा, सेट बिट यहाँ पे ऑन होगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, आउटपुट ऑन हो जाएगा, ओके। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मोड बोलते हैं। मोटे तौर पे भी आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, बाकी डिटेल पार्ट के अंदर जब हम इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आती है। और यहाँ लेच मोड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी इनपुट दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपके जो आउटपुट है चेंज हो रहा है। यहाँ पे इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, या इनपुट के अकॉर्डिंग आपके आउटपुट चेंज हो रहा है। फिर यहाँ देखिए एस आर फ्लिप फ्लॉप के अंदर जब हम 1 1 देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाती है, इनवैलिड आउटपुट निकलता है। क्या आउटपुट है आपका, इनवैलिड आउटपुट। यहाँ पे क्या होती है, रेस लग जाती है, रेस कंडीशन होती है ना। यहाँ पे लिख लीजिए, रेस कंडीशन अराइज होती है, या इसको क्या बोल सकते हैं हम, रनिंग स्टेट। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एस आर फ्लिप फ्लॉप के अंदर कौन से इनपुट के ऊपर आपके रेस कंडीशन होती है। तो क्या हो जाएगा, दोनों इनपुट आपके 1 1, ओके। अब देखिए यहाँ से अगर इसको हम इक्वेशन के अंदर बनाना चाहे तो क्या रहेगा, क्यू एन प्लस वन, मतलब नेक्स्ट स्टेट क्या निकलने वाली है, एस प्लस आर प्राइम, और ये क्या हो जाएगा आपके क्यू एन। इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपकी जो एस आर फ्लिप फ्लॉप की क्या है, इक्वेशन है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। देखिए जो एक एक चीज़ बता रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। हर एक महत्वपूर्ण आप चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसको प्लीज़ आप याद कर लीजिए, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और ये जो आपकी टेबल है कौन सी, आपकी फंक्शन टेबल। कौन सी टेबल है आपकी, फंक्शन टेबल, ओके, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। किस पे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के अंदर। नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप कौन सा है बताइए आप मेरे को। नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप है आपका कौन सा है, जेके फ्लिप फ्लॉप। कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है, सेम उसी तरीके से बना रहा हूँ मैं। आप सिर्फ डिफरेंस समझते चलना, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी ना। ये हो गया आपके जे और ये हो गया आपके के, ठीक है। ये हो गया आपका नेर, और आउटपुट में क्या हो जाएगा, क्यू और क्यू एन प्राइम। यहाँ पे क्यू और यहाँ पे क्यू एन प्राइम, ये इसका क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट, ओके, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे अब हम इसकी क्या बना देते हैं, फंक्शन टेबल। क्या बना देते हैं,
फंक्शन टेबल, तो ये क्या हो जाएगा आपका जे और ये हो जाएगा के, और क्या लिखेंगे हम क्यू ऑफ नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेट क्या रहने वाली है, जब अलग अलग इनपुट देंगे, 0 0 देंगे तो क्या होगा, 0 1 देंगे तो क्या होगा, 1 0 देंगे तो क्या होगा, और 1 1 देंगे तो क्या होगा। ओके, तो देखिए 0 0 देंगे तो आपके इनपुट आउटपुट जो है डिपेंड करेगा प्रीवियस स्टेट के ऊपर या प्रेजेंट स्टेट के ऊपर, ठीक है। और क्यू ऑफ 0 1 देंगे तो यहाँ रहेगा आपका 0, यहाँ रहेगा 1, और यहाँ देखना 1 1 दोगे आप तो आपके जो आउटपुट रहेगा वो डिपेंड क्या होगा, आपका जो भी आपकी प्रेजेंट स्टेट है उसका कॉम्प्लीमेंट, जो भी आपका प्रेजेंट स्टेट है उसका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट रहेगा। तो सर यहाँ से क्या समझ में आया आपको, पहले क्या थी 1 1 आपकी रेस कंडीशन थी किसके अंदर, जेके सॉरी एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर। अब आपकी एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर नहीं, जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर रेस कंडीशन हटा दी गई है, मतलब जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको ओवरराइड कर दिया गया, सोल्व कर दिया गया। यहाँ पे एक नई कंडीशन अराइज हुई है, तो नया मोड आया है, इसको हम क्या बोलेंगे, टॉगल मोड। देखिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ। ये क्या है आपका टॉगल मोड। टॉगल मोड के अंदर क्या देता होता है, जो भी आपकी प्रीवियस स्टेट रहती है, देखिए मैं वैसे इसे बोलूँगा ठीक रहेगा, क्यू एन मैंने आपको क्या बोला था, ये आपकी प्रेजेंट स्टेट और ये क्या है आपकी नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। तो किसी किसी बुक्स के अंदर इसको तो प्रेजेंट स्टेट बोलते हैं और इसको प्रीवियस स्टेट बोल देते हैं। देखिए रेफरेंस का काम है ना प्रीवियस, और इसको प्रेजेंट बोल देते हैं। अगर क्यू ऑफ एन प्लस वन को मैं प्लस प्रेजेंट बोलूँगा तो क्यू एन क्या हो जाएगा, प्रीवियस, और अगर इसको मैं नेक्स्ट स्टेट बोलूँगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट स्टेट। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये प्रोनाउंस करूँगा, है ना, क्यू ऑफ एन है आपका प्रेजेंट स्टेट और क्यू एन ऑफ वन है आपका नेक्स्ट स्टेट। तो देखिए टॉगल मोड के अंदर क्या होगा, जो भी आपकी प्रेजेंट स्टेट है उसको क्या कर देगा, टॉगल कर देगा, मतलब अगर बीट आपकी 0 होगी तो 1 कर देगा और 1 होगी तो 0 कर देगा। ओके, अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वो क्या रहने वाली है आपकी, क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू आपके पास क्या रह जाएगा यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखिए जे क्यू एन प्राइम प्लस क्या हो जाएगा, के प्राइम क्यू एन। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन आपको साथ में बताता जा रहा हूँ, एक तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। अब ये मोड आपका वापस कौन सा हो गया, बता सकते हैं आप मेरे को, ये वाला मोड कौन सा हो गया आपका, लेच मोड। ये वाला मोड कौन सा हो गया आपके, ट्रांसपेरेंट मोड, ठीक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप है वो कौन सा है यहाँ पे, फिर देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप को आपको 2 पार्ट के अंदर इस तरह से बोल सकते हो आप, इसी के ही एडवांस पार्ट है। तो जेके को आप इसे बोल सकते हो कि 2 है आपके, एक तो टी फ्लिप फ्लॉप और एक डी फ्लिप फ्लॉप। तो 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं। थर्ड जो है आपका टी फ्लिप फ्लॉप, क्या है, टी फ्लिप फ्लॉप, कौन सा है आपके, टी फ्लिप फ्लॉप। ओके, इसका डायग्राम हम देखते हैं, ये हो गया। इसको हम क्या करते हैं, इसके जो इनपुट टर्मिनल्स हैं, इनके जो इनपुट है उसको हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। और ये अब हो गया आपका टी। पहले क्या था यहाँ पे, जे के, यहाँ पे आउटपुट निकल के आ रहा था, बाकी सारी चीज़ें ए टी थी। ये हो गया आपके क्यू एन और ये हो गया आपके क्यू एन प्राइम। ओके, तो चलिए टी फ्लिप फ्लॉप देखते हैं। अब टी फ्लिप फ्लॉप की ये फंक्शन टेबल कैसे बनेगी, ये है आपकी टी और ये है आपका प्रीवियस स्टेट सॉरी प्रेजेंट स्टेट, और ये हो गया क्यू एन प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे इनपुट देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। क्या आ जाएगा आउटपुट के अंदर आपके पास, 0 1 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। क्या आ जाएगा, 0 1 1 और आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसको अगर मैं शॉर्ट टर्म बिल्कुल शॉर्ट रूप के अंदर बताऊं तो आपको शॉर्ट के अंदर आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, है ना इसको। देखिए यहाँ पे इसकी जो फंक्शन टेबल निकल के आ जाएगी वो किस तरीके से होगी, फंक्शन टेबल वो है आपकी टी और क्यू एन प्लस 1, ये हो जाएगी 0 1। जो भी आप इनपुट दोगे वो क्या हो जाएगा, 0 पे आपका जो भी प्रेजेंट स्टेट रहेगी वही रहेगी,
और 1 पे आपका क्या हो जाएगा, ये टॉगल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी फंक्शन टेबल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना, किसके अंदर, टी फ्लिप फ्लॉप के अंदर। ओके, चलिए अब हम इसकी क्या देखते हैं, इक्वेशन देखते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ कौन सा गेट बन रहा है आपका, एक्सोर गेट बन रहा है। देखिए 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 0। एक्सोर गेट के अंदर क्या होता है, अगर आपके सेम इनपुट है तो आउटपुट आपके क्या आएंगे, 0, और अगर अलग अलग इनपुट है तो आउटपुट क्या आएंगे आपके, चेंज आएंगे। ओके, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी आपके पास, Qn+1 इक्वल टू आपके पास क्या निकल के आ जाएगी इसकी, टी एक्सोर Qn, क्या निकल के आ जाएगी, टी एक्सोर Qn। मतलब जो भी आप इनपुट दोगे और जो भी आपकी प्रेजेंट स्टेट है उसका एक्सोर होगा, वो आपकी क्या होगी, टी फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट होगी। ओके, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये टी फ्लिप फ्लॉप, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपका फ्लिप फ्लॉप है वो कौन सा है, देखिए डी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप कौन सा है आपका, फोर्थ वाला डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप क्या है आपका, डी फ्लिप फ्लॉप। इसको बना देते हैं हम फटाफट से। डी फ्लिप फ्लॉप का इस तरीके से बनेगा ये डायग्राम। हाँ देखिए, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक नेट गेट, ये नोट गेट लगा दिया इस तरीके से। ये हो गया जे, ये हो गया के, और यहाँ पे क्या हो गया आपका डी, जहाँ से आप इनपुट दोगे। ये हो गया क्यू एन, और ये हो गया आपका क्यू एन प्राइम। ठीक है, देखिए अब ये क्या हो गया आपके पास, इसको देखिए डी क्यू एन, और ये क्या हो जाएगा क्यू एन ऑफ नेक्स्ट 0 0 0 1 1 0 और 1 1। क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 0 और 1 1। ठीक है, तो डी फ्लिप फ्लॉप है, इंडिपेंडेंट है आपके प्रेजेंट स्टेट के। देखिए प्रेजेंट स्टेट क्या दे रखी है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। जो भी आपके इनपुट दोगे उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, कौन, डी फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे अगर इसकी फंक्शन टेबल आप देखोगे तो इस तरीके से बनेगी। क्यू ऑफ n+1 क्या हो जाएगा, 0 1, 0 पे क्या रहेगा आप 0, 1 पे क्या रहेगा 1 रहेगा। ओके, तो इस हिसाब से इसका जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, क्यू ऑफ n+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका डी। डी का मतलब क्या हो गया, जो भी आप यहाँ इनपुट दोगे वो का वही आपका क्या रहने वाला है, आउटपुट रहने वाला है। क्या रहने वाला है आपके, आउटपुट रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे अभी फ्लिप फ्लॉप को बहुत ही शॉर्ट के अंदर, ब्रीफ के अंदर पढ़ लिया है। अब बाकी चीज़ें हम क्या इनको क्वेश्चन से करने की कोशिश करेंगे जब भी मैराथन क्लास से लेके आऊँगा। पर जो मोटे तौर पे जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको पता होनी चाहिए। आपको इनकी इक्वेशंस पता होनी चाहिए, है ना, और आपको पता होना चाहिए कि भाई इनवैलिड स्टेट कब अराइज होती है, फिर टॉगल क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मोड क्या होता है, लेच मोड क्या होता है। ये चीज़ें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। किनके बारे में, फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में। तो 4 तरह के हमने फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़े बताइए, SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप और D फ्लिप फ्लॉप। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है हमारे पास, काउंटर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, काउंटर्स। क्या पढ़ने वाले हम, काउंटर्स पढ़ने वाले हैं। काउंटर्स क्या यूज आता है, देखिए द काउंटर्स are used to provide accurate timing and control signals. काउंटर्स आर यूज टू प्रोवाइड एक्यूरेट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल। क्या करते हैं, कंट्रोल सिग्नल और एक्यूरेट टाइमिंग प्रोवाइड करते हैं। कंट्रोल सिग्नल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, हमने डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ करते हैं, कंट्रोल यूनिट्स यूज़ करती है किसका, कंट्रोल सिग्नल और टाइमिंग का। ये मैंने पढ़ाया था COA के अंदर, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो। ये आपके 2 तरह के होते हैं, देखिए दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं आपके पास, 2 तरह के होते हैं, बताइए आप मेरे को, सिंक्रोनस काउंटर
सिंक्रोनस काउंटर, ओके। और दूसरा क्या होता है आपके पास, असिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर और क्या होता है आपके पास, असिंक्रोनस काउंटर, ओके। ये होते हैं आपके पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में आप देख लीजिए, सिंक्रोनस काउंटर और असिंक्रोनस काउंटर किस तरीके से होता है और किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इन सिंक्रोनस काउंटर ऑल फ्लिप फ्लॉप्स respond to the same क्लॉक पल्स। सिंक्रोनस काउंटर के अंदर क्या होता है, जितने भी फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड वो एक ही क्लॉक पल्स के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, ओके। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। इसके अंदर क्या था, सिंक्रोनस के अंदर, इन अ synchronous counter the output of one flip flop drives the clock of another flip flop। मतलब एक फ्लिप फ्लॉप का इनपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, समझ गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट इनके अंदर रखिए, ये क्या होते हैं, आर फास्टर। सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है आपके, फास्टर होते हैं, जबकि असिंक्रोनस काउंटर क्या होते हैं आपके, ये से देखिए, असिंक्रोनस काउंटर क्या होते हैं, सिंक्रोनस काउंटर की तुलना में क्या होते हैं आपके, ये स्लोअर होते हैं, ओके। फिर देखिए आपके जो ये काउंटर्स होते हैं, सिंक्रोनस काउंटर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट रजिस्टर्स। द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ सिंक्रोनस काउंटर्स इज कॉल्ड शिफ्ट रजिस्टर। लिखिए यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट रजिस्टर। तो अभी आगे हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, आप लिख लीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट रजिस्टर भी बोलते हैं। और सिंक्रोनस काउंटर के अंदर हम ज़्यादातर कौन सा फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करेंगे, डी फ्लिप फ्लॉप, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। और असिंक्रोनस के अंदर हम कौन सा फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप। किसका, टी फ्लिप फ्लॉप का, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपके देखिए, जो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। मैं आपको यहाँ बना ही देता हूँ। ये आपका एक फ्लिप फ्लॉप है, दूसरा फ्लिप फ्लॉप है, और इस तरह के आपके क्या है, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड है। और अगर इन फ्लिप फ्लॉप के अंदर आपके सेम पल्स दी जा रही है, यहाँ से ना, सेम पल्स दी जा रही है, और ये क्या आपकी क्लॉक पल्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस काउंटर। क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस काउंटर। और अगर यहाँ पे देखिए फ्लिप फ्लॉप है, और यहाँ पे और फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे इसको एक अलग पल्स दी रहा है, क्लॉक पल्स, ठीक है। और प्रीवियस जो फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए इनपुट की तरह वर्क कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह के जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, असिंक्रोनस काउंटर। क्या बोलेंगे, असिंक्रोनस काउंटर। क्या बोलेंगे इनको हम, असिंक्रोनस काउंटर बोलेंगे ना। इस तरीके से सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती है, किसके अंदर, असिंक्रोनस काउंटर के अंदर, ओके। फिर देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, यहाँ पे इनका जो प्रोपोगेशन डिले है वो भी आप लिख लीजिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका जो लिखिए यहाँ पे, टी प्रोपोगेशन डिले ऑफ सिंक्रोनस काउंटर। क्या बोल रहा हूँ, प्रोपोगेशन डिले ऑफ सिंक्रोनस काउंटर का क्या रहता है, टी फ्लिप फ्लॉप प्लस क्या रहता है आपके कम्बिनेशनल जो सर्किट है उसका टाइम। और अगर यही बात करूँगा प्रोपोगेशन डिले ऑफ असिंक्रोनस काउंटर, वो क्या रहेगा, एन स्टार फ्लिप फ्लॉप का टाइम प्लस कम्बिनेशनल सर्किट का टाइम। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे एक बार देख लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है ये, याद कर लीजिए। इसका मतलब ये है
कि अगर आपको सिंक्रोनस काउंटर दे रखा है और उसका पूछा जाएगा कि आपको प्रोपोगेशन डिले क्या है, भाई ये क्लॉक पल्स कंट्रोल सिग्नल जो ट्रैवल होंगे ना उसका डिले क्या होगा, है ना। तो उसका क्या हो जाएगा, किसी भी एक फ्लिप फ्लॉप का आपका क्या हो जाएगा, टाइम प्लस कम्बिनेशनल सर्किट का टाइम। पर असिंक्रोनस काउंटर के अंदर क्या होगा, क्योंकि सारी की सारी आपकी जो फ्लिप फ्लॉप की जो क्लॉक पल्स है वो अलग अलग है ना, दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसलिए यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप भी क्या करने पड़ेंगे, स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। ओके, अब और हम देखते हैं यहाँ पे। अब आपके जो सिंक्रोनस काउंटर है ना वो दो तरीके से डिफाइन कर रखे हैं, है ना। क्या है, सिंक्रोनस काउंटर आपके दो तरह के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, जो सिंक्रोनस काउंटर आते हैं आपके दो तरह के होते हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पे बना दूं मैं, अब यहाँ पे इसको एंड कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, फिर वापस ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको लूँगा। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सिंक्रोनस काउंटर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना। फर्स्ट होता है आपका रिंग काउंटर, फर्स्ट होता है आपका रिंग काउंटर और दूसरा होता है आपका जॉनसन काउंटर। रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर, क्या होता है आपका, रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर। ओके, देखिए यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा काउंटर कैसा है ना, पता भी तो चलना चाहिए। इसको ध्यान रखना, मोड एंड काउंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोड एंड काउंटर। और ये क्या हो जाएगा आपके, मोड टू एंड काउंटर। और अब इसे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई दोनों के अंदर आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से आपको अरेंजमेंट दिया हो, ये आपके फ्लिप फ्लॉप, ये आपके फ्लिप फ्लॉप, ये आपके फ्लिप फ्लॉप। ओके, चूंकि ये सिंक्रोनस काउंटर है तो इनकी क्लॉक पल्स क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी, है ना। इस तरीके से बना दीजिए आप क्लॉक पल्स, और ये क्या रहेंगे, इस तरीके से क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। अगर इस तरह का अरेंजमेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिंग काउंटर। क्या बोलेंगे, रिंग काउंटर। और आपके जॉनसन काउंटर के अंदर क्या हो जाएगा, ये अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपकी क्लॉक पल्स। ठीक है, और आपका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या होगा, प्राइम जो भी आउटपुट है कॉम्प्लीमेंट वहाँ से कनेक्टेड रहेगा। देखिए रिंग काउंटर के अंदर जो कनेक्शन रहेगा आपके किससे रहेगा, आपके रिंग काउंटर के अंदर देखिए जो आपका कनेक्शन है वो किससे रह रहा है, आपके नॉन प्राइम से जो भी आउटपुट है। और आपका जॉनसन के अंदर किसके रह रहा है, प्राइम जो आउटपुट है वहाँ से कनेक्शन रह रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट जो आउटपुट निकल रहा है ना वहाँ से आपका इस तरीके से कनेक्शन दे रखा है। तो ये है डिफरेंस रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर के अंदर। जॉनसन काउंटर को ध्यान रखना हम ट्विस्टेड काउंटर भी बोलते हैं, ट्विस्टेड रिंग काउंटर, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखिए ट्विस्ट क्यों हुई ना, आपको नहीं लग रहा है ये जो आपको इस तरीके से दिख रहा है केबल जैसे, वो इसको ट्विस्ट कर रखी है ऐसे लग रहा है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम, जॉनसन काउंटर। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एग्जाम के अंदर अगर आपको दिया हो ये दोनों दे दिए और बताइए जॉनसन काउंटर कौन सा है, तो ध्यान रखिए जो कॉम्प्लीमेंट एंड है आउटपुट है वहां से अगर निकल रहा है तो क्या बोलेगा आपका जॉनसन काउंटर, और जो नॉन कॉम्प्लीमेंट एंड से निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा, रिंग काउंटर। और ये मोड एन होता है इसका फंक्शन, इसका क्या होता है, मोड टू एन। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट के अंदर देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए हमें सिंक्रोनस काउंटर के अंदर और क्या क्या दिया हुआ है। हाँ, हमारे पास जो सिंक्रोनस, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंक्रोनस काउंटर पढ़ रहे हैं ना। सिंक्रोनस काउंटर के अंदर हमारे पास क्या होती है, दो तरह के क्या होते हैं यहाँ पे, काउंटर्स होते हैं। फर्दर देखिए यहाँ पे जो आपके सिंक्रोनस काउंटर है वो आपको दो तरीके से दे रखे हैं।
है ना। देखिए सेल्फ स्टार्टिंग सिंक्रोनस काउंटर और क्या हो जाएगा आपके पास फ्री रनिंग सिंक्रोनस काउंटर। सेल्फ स्टार्टिंग सिंक्रोनस काउंटर और क्या हो जाएगा फ्री रनिंग काउंटर, है ना। तो ये दोनों क्या होते हैं समझने की कोशिश करते हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर और दूसरा क्या हो गया आपके फ्री रनिंग काउंटर। ओके, सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर और फ्री रनिंग काउंटर। तो इनको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे करेंगे और इनका क्या तरीका है पहचानने का आप बता दीजिए एक बार। तो मैं भी अब आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इनके बारे में आपको थोड़ा ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ किस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई करोगे और एग्ज़ाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे अ काउंटर इज said to be self-starting counter if it is possible to enter if it is possible to enter counting loops irrespective of the इनिशियल स्टेट। मैं बता रहा हूँ आपको इनिशियल स्टेट। ओके, और फ्री रनिंग क्या होंगे अ काउंटर लिखिए टर इज सेड टू बी फ्री रनिंग, है ना, इफ it contain all possible states in the counting loop तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ लूप्स दिए हुए हैं, समझने की कोशिश कीजिए। स्टेट दी हुई 0 0 तो हो गया आपके पास 0 1 0 1 से आ गया आपके पास 1 1 और 1 1 से आपके पास आ गया 1 0, ठीक है। फिर बी दी हुई यहाँ पे आपके 0 0, फिर क्या दिया आपके पास 0 1, ये गया आपके पास 1 0 और ये गया आपके पास 1 1, ठीक है। और क्या दिया हुआ आपके पास यहाँ देखिए सी के अंदर 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 और क्या दिया आपके पास 1 0 1, क्या दिया हुआ है 1 1 0 और ये कनेक्टेड आपका 0 1 0 से, और क्या दिया हुआ है 1 1 1, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे ये आपका फ्री रनिंग और ये है आपका SS सेल्फ स्टार्ट, ठीक है। तो ये इनका रिलेशनशिप है, ध्यान रखना। जो फ्री रनिंग काउंटर है वो आपका SS काउंटर भी हो सकता है, पर जो SS काउंटर है वो आपका फ्री रनिंग काउंटर नहीं हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम इसको इंडिकेशन लगाए, जैसे मान लीजिए A, ये B और ये D, तो कौन सा कहाँ पे रहेगा, देखिए आपका जो फ्री रनिंग काउंटर है वो रहेगा यहाँ लाई करेगा, और आपका जो SS फ्लिप फ्लॉप है वो यहाँ लाई करेगा,
और बाकी जो फ्लिप फ्लॉप है वो आपके फ्लिप फ्लॉप मतलब जो भी आपके काउंटर्स दे रखे हैं, स्टेट दे रखी है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो आपके यहाँ लाइक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन देखिए सेल्फ स्टार्टिंग मतलब अ काउंटर इज सेड टू बी सेल्फ स्टार्ट इफ इट इज़ पॉसिबल टू एंटर काउंटिंग लूप्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, डी बता रहा हूँ। अब देखिए एस काउंटर किसे बोलेंगे, जो जरूरी नहीं कि फ्री स्टेट से ही जो काउंटिंग लूप के अंदर रनिंग इनिशियल स्टेट से ही काउंटिंग लूप के अंदर एंटर कर सके। यहाँ देखिए इनिशियल स्टेट मान लीजिए 0 0 है और यहाँ पे नॉन इनिशियल स्टेट 1 1 1 है। अगर आपको इस काउंटिंग लूप के अंदर जाना है तो आप कहीं से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं, यूँ होके इस काउंटिंग लूप के अंदर एंटर कर सकते हैं, या यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इस काउंटिंग लूप के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो जो डी एग्जाम्पल है आपका किसका है, ये सेल्फ स्टार्टिंग मतलब कहीं से भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे लूप के अंदर एंटर करना है, चाहे मैं यहाँ खड़ा हूँ, चाहे मैं यहाँ खड़ा हूँ, चाहे मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं इस लूप के अंदर जा सकता हूँ। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर। नेक्स्ट क्या है आपका, फिर देखिए फ्री रनिंग। अब फ्री रनिंग की क्या डेफिनेशन है यहाँ देखने की कोशिश कीजिए। अ काउंटर इज सेड टू बी फ्री रनिंग इफ इट कंटेन्स ऑल पॉसिबल स्टेट इन द काउंटिंग लूप्स। फ्री रनिंग जब होगा जब काउंटिंग लूप्स के अंदर सारी की सारी स्टेट होगी। अब यहाँ पे कितने पॉसिबल स्टेट्स है, 2 बिट की कितनी होगी, 4 कॉम्बिनेशन। तो देखिए चारों कॉम्बिनेशन यहाँ है, इसका मतलब ये जो फ्लिप फ्लॉप है आपका क्या है, फ्री रनिंग है। और क्या बोला, जो फ्री रनिंग फ्लिप फ्लॉप होगा वो आपका SR फ्लिप फ्लॉप भी होगा, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है आपका SR मतलब सेल्फ स्टार्ट, SS काउंटर भी होगा। फ्री रनिंग जो काउंटर है आपका SS काउंटर भी होगा। ओके, अब आ जाइए इस बी के ऊपर। यहाँ देखिए 0 0 0 1 1 0 और 1 1। यहाँ देखिए काउंटिंग लूप है, ये वाला क्या है आपका, नहीं सेल्फ स्टार्ट है, नहीं आपका फ्री रनिंग है। क्यों नहीं है सेल्फ, यहाँ देखिए फ्री रनिंग के अंदर क्या होना चाहिए, आपके सारे के सारे जो भी कॉम्बिनेशन है अंदर होने चाहिए, सारे के सारे स्टेट अरेंज होने चाहिए। इट कंटेन ऑल पॉसिबल स्टेट, तो यहाँ पे सारे स्टेट होनी चाहिए, वो स्टेट यहाँ पे नहीं है। सेल्फ स्टार्ट के अंदर क्या होना चाहिए, किसी भी स्टेट से मैं लूप के अंदर एंटर कर सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो क्या मैं इस लूप के अंदर एंटर कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए ये नहीं आपके फ्री रनिंग काउंटर है, नहीं आपके SS काउंटर है। आई बात समझ में। तो आपको एग्जाम के अंदर इस तरीके से डायग्राम आएगा और कई बार तो ये सीधी सीधी डेफिनेशन आती है, तो आपको पता होना चाहिए सेल्फ स्टार्ट काउंटर की डेफिनेशन क्या है और फ्री रनिंग काउंटर की डेफिनेशन क्या है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ लिख लीजिए आपकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, दोनों की एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, शिफ्ट रजिस्टर और काउंटर्स की। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एप्लीकेशन ऑफ, क्या आ जाएगा आपके फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशंस क्या है, जिसके अंदर फर्स्ट आ जाएगा आपकी शिफ्ट रजिस्टर। ओके, इसके अंदर लिख लीजिए आप यूज ए सीक्वेंशियल मेमोरी, यूज ए सीक्वेंशियल मेमोरी। और इसके अंदर लिख लीजिए आप एग्जाम्पल एक्यूमुलेटर इन माइक्रो प्रोसेसर, एक्यूमुलेटर इन माइक्रो प्रोसेसर। और सेकेंड क्या हो जाएगा इसका, काउंटर्स के बारे में अगर हम बात करें उनकी एप्लीकेशंस क्या है, तो देखिए यूज टू काउंट नंबर ऑफ पल्सेस। और सेकेंड क्या हो जाएगा, यूज एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यूज एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, यूज एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, ये ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर आया हुआ डायरेक्ट का डायरेक्ट इस तरीके से। ओके, ठीक है। चलिए अब जो आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक अब स्टार्ट होता है वो आपके कौन सा होता है, आपके नंबर सिस्टम। कौन सा होता है आपके नंबर सिस्टम। वैसे तो देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, इसको कवर करने के अंदर काफ़ी टाइम लगता है, पर मैं आपके लिए सिर्फ क्रीम लेके आया हूँ, है ना, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है ना, जो डिटेल वीडियो है वो मैंने आपको बता रखा है, डिटेल वीडियो, ठीक है। कहाँ मिलेगा आपको जाना है प्लेलिस्ट के अंदर और उसके अंदर आपको जाना है
बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर 5000 क्वेश्चंस, और उसके अंदर आपको एक नंबर सिस्टम मिलेगा, नंबर सिस्टम। उस वीडियो को आप देखिए प्लीज़, क्योंकि वो मैं सारी चीज़ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, एक तो आपके इंटर कन्वर्जेंस दिए हुए है ना, इंटर कन्वर्जेंस मैंने अच्छे से समझा रखे हैं, जिसके अंदर आपके कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल तो आपके क्या हो जाएगा ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और फिर बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू आपके डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ये कन्वर्जन्स मैंने अच्छे से समझा रखे हैं। इसके अलावा उसके अंदर मैंने आपको एडिशन, ठीक है, इन तीनों के, उसके अलावा सब्ट्रैक्शन, और उसके अलावा क्या बता रहा है आपको मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से समझा रखी है उस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट के अंदर और उस वीडियो को आप देखिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसके आगे से कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना, मैं मान के चल रहा हूँ उस वीडियो को आपने देख रखा है, और उसके बाद आपके क्या पार्ट बचता है वो मैं यहाँ आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो वो मैंने देखिए अच्छे से करवा रखा उसके अंदर, उस वीडियो को आप प्लीज़ जाके देखिए, तो ही आपको ये आगे की चीज़ें आपको सारी समझ में आ जाएगी, है ना। चलिए, अब जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो मैं आपको यहाँ पे करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि एग्ज़ाम के अंदर आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, है ना। ओके, देखिए यहाँ पे, तो फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो टॉपिक है वो है फाइंडिंग मिनिमम number of bits required to finding minimum number of bits required to represent, देखिए आपके 6 7 2 8 to the base 10 इन बाइनरी। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, क्या बोल रहा है ये कि भाई आपको 6 7 टू द बेस 10 मतलब डेसिमल के अंदर नंबर दिया हुआ है, और उसको आपको बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो कितनी मुझे बिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखिए आप कैसे करोगे, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन any number, maximum number that can be represented in any number system of base x using n digits। वो क्या होंगे आपके x की पावर n। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, है ना, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। तो देयरफॉर आपका जो नंबर है वो उस रेंज के अंदर फॉल होना चाहिए, कहाँ पे 0 to x की पावर n-1। और आपको जो नंबर पूछा गया वो क्या पूछा गया आपके 6 7 2 8 टू द बेस 10, तो वो नंबर कहाँ लाई करेगा, इस रेंज के बीच में लाई करेगा। ओके, तो हम इसके उस पार्ट के अंदर नहीं जा रहे भाई कैसा आया कैसे नहीं आया, आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आएगा और आपको इस तरीके से आंसर निकालना है। तो ये क्या कर दूंगा मैं, अभी देखिए इन दोनों से बड़ा कौन सा, x की पावर n-1 है ना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ नॉर्मल सी इक्वेशन x की पावर n-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 7 2 8। ओके, क्या हो जाएगा आपके 6 7 2 8। बस इसको आप करें सोल्व कीजिए, x की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 6 7 2 9। ओके, और अगर इसको आप सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, और आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है, बेस x इसके अंदर, बेस 2 के अंदर, किसके अंदर आपके ये बेस 2 के अंदर 2 की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 7 2 की पावर n। तो इसको आपको कम्बिनेशन बनाना है कि भाई 2 की पावर n के अंदर ये क्या रहेगा, तो यहाँ पे log ले सकते हो, इसका आप log लेके कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो आपको इसको अगर आप देखोगे log की फॉर्म के अंदर 2 की पावर n के अंदर क्या होता है, तो ये आता है आपके 12 प्लस समथिंग, ठीक है ना। कैसे हुआ ये समझ गए ना, देखिए 2 की पावर 10 क्या होता है आपके 1024, 2 की पावर 11 क्या होता है 2048, और 2 की पावर 12 क्या होता है यहाँ पे लिख लीजिए आप इंटू 2,
तो मेरे ख्याल से हासिल का 9 0 और ये 4096, और अगर आप देखोगे तो 2 की पावर 13 क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा 6728 से ज़्यादा आएगा ना, ये 4000 है तो ये क्या हो जाएगा लगभग 8000 या 9000 के लगभग आएगा। तो हमारा जो रेंज है वो इसके बीच में, इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ 12 बिट। तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस समथिंग बिट आएगी, और हमने क्या लिखा हुआ है इस ग्रेटर देन इक्वल टू, तो n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 13। तो इस चीज़ का हमारा आंसर क्या आ गया 13 निकल के आ चुका है। क्या आ चुका है 13 निकल के आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपको सोल्व करना आना चाहिए। देखिए अगर आप यूसी नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका लेवल थोड़ा आपको अप करना पड़ेगा, है ना, बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि ये मैराथन क्लास है तो मैं भी आपको डिटेल के अंदर खुल के नहीं बता सकता, क्योंकि टाइम इतना अपने पास इतना है नहीं। फिर देखिए एक क्वेश्चन और अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ तो रेंज के ऊपर क्वेश्चन है, वो वेरी इम्पोर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, है ना। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपकी रेंज क्या है, तो रेंज के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश करना। ये दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स की आपको वैल्यू निकालने और रिलेशन दिया हुआ है 123 टू द बेस एक्स इज इक्वल टू एक्स ए टू द बेस वाई। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ समझा कोशिश कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। सॉल्यूशन का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको कंडीशन लिखनी है, ऑल कंडीशन। अब कंडीशन क्या है यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, जो आपकी एक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा अंदर जो वैल्यू होगी उससे छोटी होगी। क्यों होगी समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने लिख रखा है यहाँ पे कोई वैल्यू दी हुई है टू द बेस 8, तो 8 कैसे आता है 2 की पावर 3, और इस 3 के अंदर आपकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी 0 से लेके 7 तक। तो यही तो रेंज बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो सकता है आपके 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 7 हो सकती है। क्या यहाँ पे 8 से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, कभी नहीं होगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, अंदर जो भी आपके एलिमेंट है और जो आपके रेडिक्स दिया हुआ है इसे मैं क्या बोलूँगा रेडिक्स, इस रेडिक्स से हमेशा क्या होगी कम होगी। वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, देखिए एक शुड बी, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, एक कंडीशन यहाँ से निकल रही है यहाँ पे, है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ एक शुड बी लेस देन वाई, ये एक्स की वैल्यू क्या होगी हमेशा इस वाई से छोटी होगी। और दूसरी क्या कंडीशन निकल के आ रही है वाई शुड बी ग्रेटर देन 8। एक जो आपको वैल्यू यहाँ दे रखी है ना, y की वैल्यू 8 से बड़ी होगी। मैंने आपको बोला था ना जैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 7 है तो 7 से ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए। देखिए बाहर वाली वैल्यू अंदर वाली से छोटी होनी चाहिए, और अंदर वाली वैल्यू बाहर वाली वैल्यू अंदर वाली से बड़ी होनी चाहिए, और अंदर वाली वैल्यू बाहर वाली से छोटी होनी चाहिए। बस ये कंडीशन है, इस कंडीशन को आपको फुलफिल करना है और उसको सोल्व करना है। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या करोगे आप, सारे बेस को आप क्या करोगे बेस 10 के अंदर कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट टू बेस 10। ठीक है, क्या करोगे बेस 10 के अंदर आप इन सबको क्या कर दोगे कन्वर्ट कर दोगे। और यहाँ पे देखिए मैंने शायद क्वेश्चन यहाँ पे 123 टू द बेस 5 लिखा हुआ है ना, क्या हुआ 123 टू बेस 5। तो ये जो कंडीशन लगी है आपकी इसके ऊपर लगी है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है ना। तो इसको आप कन्वर्ट कीजिए, मैं लिख रहा हूँ वापस 123 टू द बेस 5 इक्वल टू एक्स ए टू द बेस 5। कन्वर्ट कीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 5 की पावर 0, मैं लिख लेता हूँ 3 इंटू 5 की पावर 0 प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 की पावर 2। इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 25 प्लस 10 प्लस क्या हो जाएगा 3। तो ये आपके टोटल क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे 38।
और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इसको सोल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई की पावर 1 प्लस 8 इंटू वाई की पावर 0, वाई की पावर 0 क्या होगा 1, ये क्या हो जाएगा आपके पास एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा 8, इसको आप सोल्व करोगे एक्स वाई प्लस 8, तो सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 30, क्या आ जाएगी 30। अब हमारे यहाँ पे देखिए एक्स और वाई की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकली है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेस यूज़ करना पड़ेगा। एक्स इंटू वाई क्या आना चाहिए 30, तो मुझे वैल्यू पुट करनी है, 1 रख दूँ यहाँ पे और y की वैल्यू क्या कर दूँ 30, तो 1 इंटू 30 क्या हो जाएगा 30, 2 रख दूँ यहाँ पे, यहाँ क्या रख दूँ 15, तो ये क्या हो जाएगा 30, 3 रख दूँ यहाँ पे और y की वैल्यू क्या रख दूँ 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30, 4 रखने पे आएगी नहीं, 5 रख दूँ और यहाँ रख दूँ 6, क्या हो जाएगा आपके पास 30, 7 से आएगी, 8 से नहीं आएगी, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 10 से आ जाएगी, 10 रख दूँ और यहाँ पे रख दूँ 3, तो क्या आ जाएगा 30, ठीक है। फिर यहाँ पे 15 रख दूँ और यहाँ पे रख दूँ 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 30, फिर यहाँ पे 30 रख दूँ, यहाँ 1 रख दूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 30। तो इतने सारे मेरे पास कॉम्बिनेशन निकल के आए हैं एक्स वाई के। अब मुझे क्या करना है, आपको आपकी कंडीशन भी चेक करनी है, सेटिस्फाई हो रही नहीं है। एक्स शुड बी लेस देन वाई, तो एक्स हमेशा वाई से छोटा होना चाहिए, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी हो चुकी थी, ये पूरा क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, वाई शुड बी ग्रेटर देन 8, वाई की वैल्यू 8 से बड़ी होनी चाहिए, बड़ी है 8 से, नहीं है, ये भी खत्म हो जाएगा, हाँ है, हाँ है, हाँ है। तो आपकी एक्स वाई की जो पॉसिबल वैल्यू क्या आई है 130, 215 और 310। तो ऑप्शन के अंदर आपको क्या मिलेंगे, इन तीनों में से एक वैल्यू मिलेगा, या ऑल ऑफ द अबव करके ये तीनों के तीनों वैल्यू आपको मिलेगी और आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 123 टू द बेस 123 टू द बेस x इज इक्वल टू दिया हुआ है 12x टू द बेस 3 दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 3 -3,4, सी दिया हुआ है आपके पास 3,-4 और डी दिया हुआ आपके पास नन। जल्दी से बताइए कैसे करेंगे इसको। देखिए क्या बताया हमेशा मैंने, अंदर वाली वैल्यू एक से छोटी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, x शुड बी ग्रेटर देन 3, लिख लूँ मैं इस फर्स्ट वाले से, x शुड बी ग्रेटर देन 3, इससे ये हो रहा है। और अब देखिए इससे क्या डिराइव हो रहा है, इससे क्या डिराइव हो रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, अंदर क्या है x शुड बी लेस देन 3। अब आप बता सकते हो ये दोनों कंडीशन कभी होल्ड करेगी, भाई ये बोल रहा है x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, ये बोल रहा है x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, इसका मतलब इससे हम कभी भी बेस वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके, डी इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, है ना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम क्या देख लेते हैं, एक रेंज देख लेते हैं आपके टूस कॉम्प्लीमेंट की और अदर की। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने वो वीडियो देख लिया है, अगर वो वीडियो देखा है तो ही आपको आगे की चीज़ें समझ में आएगी, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप बिट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, साइन मैग्नीट्यूड एंड वंस कॉम्प्लीमेंट, दोनों एक साथ लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा आपके टूस कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, टूस कॉम्प्लीमेंट है ना, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जैसे 4 बिट दे रखा है, क्या दे रखा है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ आपको n बिट के लिए, है ना, n बिट के लिए साइन मैग्नीट्यूड, देखिए ये है आपके साइन मैग्नीट्यूड, है ना, और वंस कॉम्प्लीमेंट या टूस कॉम्प्लीमेंट। तो 1 यहाँ पे देखिए आप n बिट के लिए क्या होगा, यहाँ पे -2 की पावर n -1 टू -1, रेंज आपको आती है एग्जाम के अंदर निकालना, 2 क्या आ जाएगा, 2 की पावर n -1 टू -1, और टूस कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये रेंज क्या हो जाएगी, -2 की पावर n -1 टू क्या हो जाएगी, 2 की पावर n -1 -1, ये रेंज हो जाएगी आपकी। तो
मान लीजिए आपको दिया हुआ है 4 बिट दिया हुआ है और आपको पूछा है साइन मैग्नीट्यूड या वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर रेंज क्या आएगी 4 बिट से, तो ये वैल्यू पुट कीजिए -2⁴ माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 -1, 2 क्या हो जाएगा 2⁻3 -1, ये क्या हो जाएगा आपके पास 8 -1 क्या हो जाएगा -7 ठीक है। और इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 2's कॉम्प्लीमेंट, यहाँ इसकी पूछी ही जाती है। यहाँ पे देखिए -2⁴ -1 3 दैट इज 3, 2 क्या हो जाएगा 2⁻3 -1, ये क्या हो जाएगा -827। यहाँ आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ आई -727, यहाँ आई -827, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये एक वैल्यू क्यों ज़्यादा आती क्यों नहीं आती, तो ये डिटेल पार्ट डिस्कशन है। आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे -1 और आएगा, यहाँ पे -1 नहीं आएगा। ओके, रेंज के अंदर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सारी चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें को ध्यान रखना है। ओके, अब हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, कोड्स देखने वाले। क्या देखने वाले, कोड्स, बाइनरी कोड्स। तो बाइनरी कोड्स देखिए आपके कितने तरह के होते हैं, बाइनरी कोड्स है ना। तो बाइनरी कोड्स आपके 2 तरह के होते हैं, वेटेड कोड और होते हैं आपके नॉन वेटेड, वेटेड कोड और नॉन वेटेड कोड। वेटेड कोड आपके फिर से फर्दर डिवाइडेड होते हैं आपके, यहाँ देखिए बाइनरी कोड 2 तरह के होते हैं आपके, है ना, वेटेड कोड। तो देखिए शुरू से मैं वापस बना देता हूँ आपके लिए। यहाँ देखिए आप कोड इस तरीके से होते हैं। कोड होते हैं आपके अल्फा न्यूमेरिक कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड, और ये हो गया आपके न्यूमेरिक कोड। अल्फा न्यूमेरिक कोड का मतलब अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं आपके, आस्की कोड और एब्सिडिक कोड, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड फॉर डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये आपके होते हैं 7 बिट, और ध्यान रखना इसका एडवांस भी होता है 8 बिट, दोनों होते हैं। और एब्सिडिक होते हैं आपके 8 बिट होते हैं, है ना। फिर न्यूमेरिक कोड देखिए आपके होते हैं BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये आपके फर्दर डिवाइडेड होते हैं 2 तरीके के अंदर। कौन कौन से, वेटेड कोड, और ये हो गए आपके नॉन वेटेड। कौन से हो गए, वेटेड कोड और नॉन वेटेड कोड, है ना। फिर देखिए वेटेड कोड, नॉन वेटेड कोड, ये फर्दर आपके डिवाइडेड होते हैं। वेटेड कोड आपके कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखना 8 4 2 1, फिर 3 3 2 1, देखिए 2 4 2 1, 8 4 -2 -1, और होते हैं आपके 6 3 1 और -1। और नॉन वेटेड कोड कौन कौन से होते हैं आपके पास, देखिए एक होता है आपके ग्रे कोड, और दूसरा होता है आपके एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड, ग्रे कोड और एक्सेस 3 कोड। तो ये जो कोड होते हैं ना, ये आपके, इनको क्या बोलते हैं हम, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ना, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। ये कोड कौन सा होता है आपके, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड होते हैं। और जो आपका एक्सेस 3 कोड होता है, ध्यान रखना ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड तो होता ही होता है, प्लस ध्यान रखना ये सीक्वेंशियल भी होता है, ठीक है, सीक्वेंशियल कोड वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वेटेड नॉन वेटेड, वेटेड के अंदर ये जो पोर्शन होता है आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, और ये पोर्शन आता है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री प्लस सीक्वेंशियल कोड। ओके, ठीक है, चलिए
अब इसके अंदर ध्यान रखिएगा, एक्सेस 3 की जो कोड है आपके, उसकी जो रेंज आपके कहाँ से कहाँ तक होती है, 3 to 12। इसकी जो रेंज होती है आपके कहाँ से होती है, 3 to 12 तक आपके एक्सेस 3 कोड की रेंज होती है। और 8421 जो कोड है आपकी, इसकी रेंज होती है 0 to 9। कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 9। इसकी रेंज होती है आपकी 0 to 9 तक। देखिए पढ़ाने को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्सेस 3 की चीज़ें जो है आपकी क्या होना चाहिए, इसकी रेंज के अंदर होनी चाहिए। अगर ये रेंज को एक्सीड करती है एक्सेस 3, तो हम क्या करते हैं, इसको 9 से माइनस कर देते हैं। किससे माइनस कर देते हैं हम इसको, अगर ये 4 से अगर बड़ी होती है तो हम क्या करते हैं, 9 से माइनस कर देते हैं। तो देखिए अब इसको कराने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो हम क्वेश्चन के तो इसको करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अब जो इसके अंदर नेक्स्ट जो है टॉपिक, वो देखिए हम कर रहे हैं कोड कन्वर्जन। कौन सा कर रहे हैं, कोड कन्वर्जन। तो अभी मैं क्या देख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। आप यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए, आपका जो ग्रे कोड होता है ना, वो आपका रिफ्लेक्सिव यूनिट डिस्टेंस और साइक्लिक कोड भी होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये आपका होता है रिफ्लेक्सिव प्लस यूनिट डिस्टेंस प्लस साइक्लिक। ये कौन सा आता है आपका, ग्रे कोड, ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट में क्या बता रहा था आपको, अब मैं बता रहा हूँ आपको बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन, एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन दिया होगा और आपको पूछा जाएगा कि भाई इसका ग्रे कोड बताइए। तो मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1100 और आपको पूछा है इसका ग्रे कोड बताइए। तो ग्रे कोड कैसे निकालोगे, देखिए फर्स्ट जो भी आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट है उसको एज इट इज रख दीजिए 1, और क्या कीजिए, बाकी आप इस तरीके से अप्रोच कीजिए, इन दोनों का आप कीजिए एक्सोर। 1 और 1 क्या होगा, एक्सोर के अंदर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, फिर इन दोनों का कीजिए वापस आप एक्सोर, ये क्या हो जाएगा आपके पास 0। इन दोनों का कीजिए आप एक्सोर, ये दोनों क्या हो जाएगा आपके पास 0। 1 और 0 का एक्सोर क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा ना, बताना चाहिए आपको 1। 1 और 1 का एक्सोर 0, 1 और 0 का एक्सोर 1, और 0 और 0 का एक्सोर क्या हो गया, 1 हो गया। ये क्या हो गया आपके बाइनरी टू ग्रे। अब आपको यहाँ पूछा जाएगा कि भाई ग्रे टू बाइनरी कन्वर्ट कीजिए, ग्रे टू बाइनरी, ये कोड दिया होगा और आपको पूछा जाएगा कि भाई ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करो। देखिए वो कैसे करोगे, ये कोड लिया हुआ है 1010, उसका करने का अप्रोच देखिए, यहाँ पे आपको वापस फर्स्ट बिट एज इट इज रखना है 1। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ये कन्वर्ट, ये इस बिट को और इस बिट का क्या करना है, एक्सोर करना है। इनका क्या करना है, आपको एक्सोर करना है। 1 और 0 का एक्सोर क्या होगा, 1। फिर वापस परफॉर्म कीजिए यहाँ पे एक्सोर, ये 1 और 1 का क्या होगा आपके 0, 0 0 का एक्सोर क्या होगा यहाँ पे 0। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्जन करने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने ये अभी सेक्शन पढ़ाया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इससे है ना ध्यान रखना है ना। कभी ये आ जाता है कि इनमें से दे दिया जाएगा कि भाई सेल कॉम्प्लीमेंट कोड कौन सा है, कभी पूछ लिया जाता है कि भाई रिफ्लेक्सिव कौन सा है, कभी पूछा जाता है सिक्वेंशियल कौन सा है। ओके, तो मेरी तरफ से मैंने आपको बेस्ट देने की कोशिश की है। बाकी देखिए आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप जाइए यूट्यूब प्लेलिस्ट के ऊपर और वहाँ से आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस टॉपिक को करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे सारे टॉपिक ऐसे ही है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं शॉर्ट के अंदर आपकी चीज़ें लेके आया हूँ। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई की लिस्ट तक आराम से पहुँच जाएंगे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।